ठीक है, चल ठीक है सर। ठीक हो गया। अब आप इसको कर सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, आप कर लीजिएगा। बाकी की तरह बुलाओ यार। अच्छा, इसमें काजिम ये बात कर रहे थे कि अब आपको स्क्रीन ठीक नजर आ रही है ना? जी अच्छा, इसमें जैसे अब आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो 700 है, ठीक हो गया। और इस वेरिएबल का नेम जो है वो मैं कहता हूँ कि जी इस वेरिएबल का नेम जो है वो बेसिकली क्या है, इस वेरिएबल का नेम INTVAR है ये, ठीक हो गया जी। सो जब आप एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल या आइडेंटिफायर बनाते हो ना, तो वो बेसिकली क्या स्टोर कर सकता है, वो किसी गिवन वेरिएबल का, ये जो मैंने इसके अंदर एट द रेट साइन यूज किया हुआ है, एट रेट साइन का मतलब ये है कि उसके लिए वो क्या स्टोर कर रहा है, उसका एड्रेस। एड्रेस स्टोर कर रहा है। इट मीन कि ये जो वेरिएबल आपके पास एक वेरिएबल आएगा, जिस वेरिएबल को आप इंट पॉइंटर कह रहे हो, ये देखो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इंट पॉइंटर जो है ये वेरिएबल जस्ट क्या स्टोर कर सकता है, ये एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है। क्यों क्यों एड्रेस स्टोर कर सकता है? क्योंकि हमने बेसिकली इसको जो नेचर डिफाइन की हुई है, वो नेचर ही ये है कि ये एक पॉइंटर, पॉइंटर का क्या है, ये बेसिकली एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और पॉइंटर टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो किसी दूसरे वेरिएबल, किसी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल का क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर एड्रेस। सकते हैं। अब आप बात समझ आ गई? जी सर। अब इसको रेफर करने के दो तीन तरीके हैं। ये कैरेट साइन आप अगर शुरू में लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ये कैरेट साइन, तो इसका मतलब ये है कि ये आप एक वेरिएबल बना रहे हो जो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा और वो किसी का एड्रेस रखेगा। लेकिन अगर ये कैरेट आपका आखिर में आए, इसका मतलब ये है कि इंट पॉइंटर के पास जो कंटेंट है वो 700 है और 700 एक एड्रेस है, और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू 57 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्प2 जो वेरिएबल है, उस टेम्प2 वेरिएबल को आप क्या करोगे, उससे ये वैल्यू आप असाइन कर दोगे, ठीक है। ठीक है। मैं एक मिनट। अच्छा काजिम, इसका मतलब ये बचे कि जब भी इस वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल के आखिर में ये कैरेट साइन आएगा, इसका मतलब ये होगा कि आप उस एड्रेस पे जाओगे जो एड्रेस इंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और वो एड्रेस क्या है, 700 है। उस 700 एड्रेस पे काजिम कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 57 पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है बेटा कि टेम्प2 के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या होगी? काजिम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेम्प2 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी? 57। 57 आ जाएगी। अब देखो, मैं अज्यूम करता हूँ कि टेम्प1 एक और वेरिएबल है, ठीक है, और टेम्प1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है, क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 63। 60। अब ये वैल्यू हमने कहाँ ले जानी है? तो इसका मतलब ये है कि हम अगेन इंट पॉइंटर कैरेट साइन की बात करें, इसका मतलब ये है कि हमें वो एड्रेस चाहिए जो इंट पॉइंटर के पास है, और इंट पॉइंटर के पास एड्रेस कौन सा वाला है, 700 है। जी। इंट पॉइंटर के पास एड्रेस कौन सा वाला है भाई? 700 वाला 57। उस एड्रेस पे जाके हमने ये कंटेंट स्टोर करना है। इसलिए अब आपकी यहाँ पे जो कंटेंट अपडेटेड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्या अपडेटेड कंटेंट आ 63। जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारी साइंस यही है, टोटल साइंस आपकी इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही है। ये बेसिकली पॉइंटर रेफरेंसिंग की बात करें तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में अगर हम चाहें तो हम पॉइंटर्स भी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉइंटर टाइप्स भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक।
अब इसी क्वेश्चन के आगे उसने आपको कुछ और पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये देखें, आपका इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, ये एक सिंपल वेरिएबल है और इसका कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट 88 है। ये किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये 8216 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ, अब ये जो वेरिएबल है इसका अपना एड्रेस 7306 है, लेकिन इसके पास जो कंटेंट है वो 8216 है। अब याद रखो कि 8216 जो है ये बेसिकली एक वैल्यू नहीं है, बल्कि ये काजिम क्या होगी, ये एड्रेस। ये एड्रेस होगा। क्यों एड्रेस होगा? क्योंकि आपके पास ये जो इंट पॉइंटर है, ये इंट पॉइंटर बेसिकली किस टाइप का वेरिएबल है, ये आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बेटा जो इंट पॉइंटर है, ये इंट पॉइंटर आपका बेसिकली किस टाइप का वेरिएबल है जी? ये पॉइंटर टाइप का है। तो पॉइंटर टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस क्या कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा, ठीक है। अब हम ये देखें, आपसे वो पूछ टेम्प 2, हम किसको रेफर करेगा, एड्रेस को रेफर करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 6715। क्यों आएगी? 605 क्योंकि उसकी एड्रेस है @ इसका एड्रेस जी, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है जी इंट पॉइंटर, तो इंट पॉइंटर के अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, इंट पॉइंटर के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है आपका 8216। इसका मतलब वो एड्रेस चाहिए जो किसके पास पड़ा हुआ है, वो इंटीजर पॉइंटर के पास पड़ा हुआ है। लेकिन इंट पॉइंटर के आखिर में जब कैरेट आ गया है तो आप उस एड्रेस पे जाओगे, और एड्रेस क्या है, 8216 के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कंटेंट आप लेके आओगे, और वो कंटेंट वैल्यू बेसिकली क्या आएगी यहाँ पे, 88 आ जाएगी, ठीक है। अब टेम्प 2 की वैल्यू, इस केस में यहाँ ये चेक करें कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ना, इस पार्ट के अंदर टेम्प 2 की वैल्यू क्या है जी? टेम्प 2 की वैल्यू है हमारे पास 57। 57 में हम ऐड क्या करें, हम 6 ऐड करें। 57 + 6 क्या होगा? 63। 63। अब याद रखो कि ये 63 कंपेयर हो रहा है उस वैल्यू के साथ जो कि इंटीजर INT पॉइंटर एड्रेस पे पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि 88 जो है वो कंपेयर हो रहा है किसके साथ, 63 के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसने यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या दिया हुआ है, फॉल्स। क्या दिया, फॉल्स दिया हुआ है। क्यों फॉल्स दिया हुआ है? क्योंकि आप जब दो वैल्यूज कंपेयर कर रहे हो तो वो दो वैल्यूज कंपेयर होने के बाद उनका जो रिस्पेक्टिव रिजल्ट आएगा, अगर वो सेम नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में आपको आउटकम क्या मिलेगी, आपको आउटकम फॉल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी। ठीक है। तो ये मेरे भाई आपके पास इसमें इस क्वेश्चन को जो बेसिकली डिस्कस करने की बात थी या सॉल्व करने की बात थी, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट क्या हम डिस्कस कर रहे थे, पार्ट सी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो है वो आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। ठीक हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया आपका? इसका अगला पार्ट भी करा दूं? जी सर, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन है मेरा। अगले पार्ट आप खुद कर लेना। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और इसी इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट सी का पार्ट बी। अच्छा जी, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। अच्छा, इस केस में वो कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज सम ऑफ द फंक्शन इन अ व्हीकल है। ये वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। व्हीकल हैज अ नंबर ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर्स है। वन सेंसर इज यूज्ड टू मॉनिटर द मॉइस्चर एंड ऑन द स्क्रीन है। If the moisture exceeds a preset value, the windscreen wiper motor turn on automatically. The software used in the computer system is dedicated to the sensor management function. Why the system start, the software runs some initial task, it then loops continuously until the switch क्या होगा, सिस्टम इज स्विच ऑफ। इसका क्या कौन सा पार्ट है जी? पार्ट सी का अच्छा, पार्ट वी। ये जो सीक पार्ट है ये मेरे भाई आपके पास इनफैक्ट ये इंटरप्ट हैंडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रीडिंग एंड प्रोसेसिंग सेंसर डाटा इज टू यूज क्या होगा, इंटरप्ट। ईच
sensor is connected so that it can send an interrupt signal to the processor if its value change. On receipt of an interrupt signal, the processor carries out a number of steps as shown in the following diagrams. ठीक है, जैसे ही आपके पास इंटरप्ट आता है तो आप फॉर टाइम बीइंग इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हो, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर कोई ना कोई टास्क हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। जी ठीक है, फिर आप करंट टास्क को आपने सेव कर दिया। इसके बाद आपने सोर्स ऑफ इंटरप्ट देखा कि कौन से सेंसर से इंटरप्ट आया। ठीक है, आप अगर अपने चैप्टर 20 खोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो उसके अंदर मैंने इंटरप्ट और इंटरप्ट की 4-3 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ाई हुई हैं आपको। जब इंटरप्ट हैंडल करना है तो उसके लिए ISR इंटरप्ट सर्विस क्या चाहिए, रूटीन, वो आपके रिस्पेक्टिव इंटरप्ट को हैंडल करेगी। जब आपका इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा तो आप वो वाला टास्क जो आपने पहले पार्शियल छोड़ दिया था, उस टास्क को आप वापस क्या कर लेंगे कासिम, वापस रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर कर देंगे। आपने यहाँ पे जो इंटरप्ट डिसेबल किया था उस इंटरप्ट को वापस आपने क्या कर दिया, वह इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देंगे और रिटर्न टू किधर चले जाएंगे, रिटर्न टू टास्क चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सवाल ये आ रहा है आपका कि आपको ये जो पार्ट इसमें से 6A की बात कर रहे हैं ना आप, इसमें 6 सॉरी 6C, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 6C1 में आपको यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, ठहरे ये पॉइंट्स आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा इसका मतलब ये है कि देखें वो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इटसेल्फ इंटरप्ट्स हैं या नहीं है। जी सर। ठीक है, तो जो करंट टास्क हो रहा होगा वो भी तो एक इंटरप्ट ही होगा ना। देखिए जो करंट टास्क हो रहा है इसमें वो ये कहता है कि रीडिंग एंड प्रोसेसिंग सेंसर डाटा इज टू यूज इंटरप्ट। Each sensor is connected so that it can send an interrupt signal to the processor if its value change. On receipt of an interrupt signal, the processor carries out a number of steps as shown in the following क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई interrupt need to be disabled so that the process of dealing with an interrupt is itself not क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप के प्रोसेसर के पास मल्टीपल सेंसर से मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आएगा या नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, तो बेटे आपको इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके इन डिफरेंट इंटरप्ट्स को डील करता है, इंटरप्ट नीड टू बी डिसेबल सो दैट द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद एन इंटरप्ट इटसेल्फ इज नॉट क्या होगा, इंटरप्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि वो पार्ट ऑफ द कोड जो कि इन इंटरप्ट्स को डील कर रहा है, वो करंट टास्क तो आपने रोक दिया हुआ है। ठीक है, डिसेबल इंटरप्ट, फिर आपने सेव करंट टास्क, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इंटरप्ट, जंप टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन, रिस्टोर। चूंकि आपने जब सर्विस रूटीन कॉल की तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आप किसमें से, इसमें से दो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टेट द पर्पस ऑफ, आपने पहले डिसेबल किया और फिर अगली गो में आपने इसको क्या किया हुआ है, आपने इसको इनेबल किया हुआ है। ठीक है, मैं ये दो सेंटेंसेज यहाँ पे कॉपी कर दूँ, फिर इन दो सेंटेंसेज के ऊपर जो है वो मैं अपनी डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा देखिए जब आपका इंटरप्ट आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्ट क्या होगा, इंटरप्ट्स नीड्स टू बी इनेबल सो दैट द, अब आप ये बताओ कि जब आप डिफरेंट सेंसर से डाटा ले रहे हो तो सिंगल इंटरप्ट्स होंगे या मल्टीपल इंटरप्ट्स होंगे। इस तरह सर समझ नहीं आया। मेरे भाई जब मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल सेंसर से डाटा आ रहा है तो सिंगल इंटरप्ट होंगे या मल्टीपल इंटरप्ट्स होंगे। मल्टीपल। ठीक हो गया, अगर एक इंटरप्ट करंटली चल रहा है और एक और इंटरप्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो करंट इंटरप्ट है वो आपने डिसेबल कर दिया। जी सर। नया जो इंटरप्ट है उसको हैंडल करके आपने उस इंटरप्ट जिसको डिसेबल किया उसको दोबारा डील करने के लिए इनेबल करना है या नहीं करना। जी। आप एक करंट टास्क कर रहे हैं ना। जी सर। ठीक है, आप अज्यूम करते हैं कि वो जो करंट टास्क है वो भी इटसेल्फ एक इंटरप्ट है। अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। जी। ठीक है,
लेकिन मीनवाइल एक और इंटरप्ट आ जाता है। तो वो जो करंट टास्क था आपका, ठीक है, जो करंट आपका टास्क था, वो करंट टास्क बेसिकली आपके पास जैसे कह लें कि वो भी तो इटसेल्फ एक इंटरप्ट अज्यूम हुआ था या नहीं, उसको भी आपने एक इंटरप्ट कंसिडर किया था या नहीं किया था? जी सर। मैं कहता हूं कि जी फॉर एग्जांपल सेंसर ए का टास्क आप डील कर रहे थे, मीनवाइल सेंसर बी का टास्क आ गया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सेंसर ए से। अब जो सेंसर ए का इंटरप्ट है उसे आपने स्टेप नंबर 1 पे डिसेबल कर दिया। जी सेंसर बी के इंटरप्ट को डील करने के बाद जब एंड होगा तो दोबारा सेंसर ए वाला इंटरप्ट स्टेप नंबर 6 में इनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी सर। तो ये देखो इसकी वर्डिंग पढ़ो कि आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्ट, जो कि आपको सेंसर बी से आया था, नीड टू बी इनेबल सो दैट द फर्दर इंटरप्ट्स कैन बी डेल्ट विद, जिसका मतलब ये है कि वो जो सेंसर ए वाला पेंडिंग था उसको आपने दोबारा रिज्यूम करना था या नहीं करना था? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जैसे इस स्टेप को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। अब क्लियर हुआ? जी सर। जी काजिम, ठीक है, और बताओ। एक मिनट। अच्छा, मई जून 17 क्वेश्चन पेपर 32। एक मिनट, मई मई जून कौन सा वाला? मई जून 17 क्वेश्चन पेपर 32। जी जी। और इसका क्वेश्चन नंबर 6B1। इस वक्त आप अकेले हो और कोई नहीं है? नहीं, एक है एनिमे हिंट के नाम से, पता नहीं है कौन है। तो भाई बोलो कौन है ये, हिंट नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। इसको रिमूव करो ज़रा। चलो, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का पार्ट बताओ जी। पार्ट B1। पार्ट B1। जी। ये B1 जो है ये तो बेसिकली आपका वो है यार, आपको याद है कि हमने इसमें वो पढ़े थे, आप अपनी बुक खोले वापस, उसमें हमने उसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाले में वो पढ़े थे एल्गोरिदम दो, एक मॉनिटरिंग का था एक कंट्रोल का था। तो उसका वो बता सकते ज़रा? ये चैप्टर खोलो ना यार, 21 है कि 22 है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला, एक सिक्योरिटी चैप्टर। वाला है एक मॉनिटरिंग कंट्रोल वाला है। 21 है मेरे ख्याल है, उसके अंदर ये एल्गोरिदम दिया हुआ है। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ।
मिला नहीं मिला तो मुझे बताओ, मैं सर मैं ढूंढ लूंगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले में दिया हुआ है, उसमें दोनों में। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये वही एल्गोरिदम रिपीट हो रहा है सिर्फ, जैसे उसने मिसिंग पार्ट यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है। ठीक हो गया, और बस। और एक मिनट, एक क्वेश्चन है बस, दो क्वेश्चन बन रहे हैं अब। नहीं नहीं, बोलो सर बोलो। मई जून 18 क्वेश्चन पेपर 31। मई जून 18 अभी उठा लेते हैं। मई जून 1831 आ गया। क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 और 7C। सर यार मेंटिसा वन और तो देखे एक्सपेरिमेंट नहीं। बहुत मसला आ रहा है, पता नहीं क्यों। वन तो यार, ये मेरी बात सुनो, वन के कितनी दफा करोगे इसको? ये देखो, ये जो इधर एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। अब ये नंबर नेगेटिव है, जो मेंटिस है वो नेगेटिव है। कैसे पता चलेगा? दो बिट डिफरेंट है और 1 0 है। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि जहां पे भी आपको ये आएगा, इसको आपने दोबारा से क्या ले लेना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, इसका जी फिर से क्या लो, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो। आप टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लो। ठीक है, और इसमें क्या करो, इसमें 1 ऐड करो। ठीक, अब जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो देखो 1 ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप 1 ऐड करो, ये लो। इसमें फर्क ये आएगा कि ये जो लास्ट वाली दो बिट्स हैं वो 1 0 हो जाएंगी। 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, 1, और ये हो जाएगी आपकी 1 0, ये लो। ठीक है। अब इसमें पॉइंट आप अज्यूम किधर कर रहे हो? आप पॉइंट यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट इधर दिया हुआ था, जी यहाँ से 5 प्लेसेस राइट चला जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ पे आ गया, ये देखो। इसका मतलब ये इसके दो पार्ट बन गए हमें। एक पार्ट इसका इंटीजरल पार्ट है जो कि 1 0 0 0 1 है। अब 1 0 0 1 1 को अगर आप डेनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 4 8 और 16, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये 17 को कर रहा है। ठीक है, और ये जो 1 0 0 1 1 बचा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 1/2 प्लस इसमें से 1/4 1/8 निकाल दो, 1 ऐड करो 16 और 1 ऐड करो किसको, 32। 32। इसमें 32 एलसीएम लेके इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लो यार, ये 3 नंबर पूरे हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें दूसरे वाला जो है वो सिंपल 5.25 है। अब 5 की वैल्यू जो है वो 101 है, 0.21 की है वो 01 है। इसमें पॉइंट मूव करो तो ये आपका 0.10101, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्या आ जाएगा, कितनी कितने प्लेसेस लेफ्ट पे चले गए और 2 पावर 3 आ जाएगा। 3 को बाइनरी में लिखने के लिए क्या वे आउट है, 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये लो। ठीक है, पीछे ये पॉजिटिव है, ये इसमें कोई कोई नई बात नहीं आएगी, ये 0। ठीक है, ये पॉइंट लाइन पे ज्यूम होता है, ये 1, ये यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, ये 0, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरी प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 1, और बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। बाकी सारे सारे जो हैं वो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये लो, ये लो, ये लो, खत्म। ठीक है, और बताओ इसमें क्या रोल है? ये आपको और पहले बताया हुआ है कि इसका इम्पैक्ट मेंटिसा और एक्सपोनेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। साइज ऑफ मेंटिसा इज डिक्रीज। जब भी मेंटिसा डिक्रीज होगा एक्यूरेसी कम होगी, मेंटिसा इंक्रीज होगा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। एक्सपोनेंट के ऊपर रेंज का फर्क पड़ता है। इसमें दो चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बताई हुई हैं। ठीक है सर। एक आपका मेंटिसा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास मेंटिसा जो है वो आपकी किसको इम्पैक्ट करता है, और जो एक्सपोनेंट है वो आपका ठीक है, ये आपकी रेंज को इम्पैक्ट करता है। ठीक है सर। और कुछ इसमें, और और कौन सा सेवन क्वेश्चन सी था? 7C।
यार ये 7C भी इसमें वही वाला है आपका हार्डवेयर, इसमें वो सेंसर वाला ये भी है, ठीक है। अब इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है, ये भी वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाला है। इसमें वो ये कह रहा है कि भाई इसमें दो चीज़ें, बाइट 1 में टेम्परेचर वैल्यू होगी और बाइट 2 जो है ये लोग बताएगा कि कौन से रूम से टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें एक चीज़ और उसने बताई हुई है, वो ये कहता है कि द रूम इज इंडिकेटेड बाय सेटिंग ऑफ वन ऑफ द बिट ऑफ इन बाइट 2 to 1। अगर मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे काजिम ये जो वैल्यू इस वाली इसका मतलब ये अगर वैल्यू 1 है तो डाटा किधर से आ रहा है, रूम 3 से आ रहा है ना, ठीक है। जी और रूम 3 से जो डाटा है, फॉर एग्जांपल उसकी डाटा की वैल्यू जो है ना, मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी 1 है, इसको डेनरी में कन्वर्ट कर लेना बाद में, 1 फॉर एग्जांपल एक मिनट है यार, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी 0 0 1 1 0 1 0, ये देखो इसको डेनरी में कन्वर्ट करके चेक करो। इसका मतलब ये है कि ये आपका 2 8 16 32 2 और 8 कितना हो गया 10, और आपके पास 32 प्लस 10 42 और 16 52 प्लस 6 58। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कितना है 58 है, और किधर से आ रहा है, रूम नंबर 3 से आ रहा है। अब बात आई है समझ में कि नहीं आ रही? जी सर। इसके बाद भी वो कहता है कि बिट 0 ऑफ बाइट 2 इज अ फ्लैग। अब ये जो बिट 0 दी हुई है ये या 1 होगी या 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो इसका मतलब ये इनिशियली 0 है, इसका मतलब ये है कि व्हेन द रीडिंग हैज़ बीन प्रोसेस्ड, इसका मतलब ये है कि इसकी ये रीडिंग 0 है तो अभी ये प्रोसेस नहीं हुई है। और अगर ये यहाँ पे चेंज होकर 1 हो जाएगी तो क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो डाटा ये प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब जैसे आप ये वाला आप चेक करो ना, ठीक है, तो ये रूम 5 का टेम्परेचर आ रहा है, प्रोसेस हो गया हुआ है, और टेम्परेचर वैल्यू क्या है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें आप ऐड करोगे जी, क्या क्या ऐड करोगे, 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 4 8 16 32 64 128 को ऐड करोगे, और 1 2 4 8 16 32 को ऐड करोगे, 16 को ऐड करोगे, 2 को ऐड करोगे और 1 को करोगे। यही वाली बिट्स आ रही है ना, जी इनका सम निकाल लो और बता दो कि ये रूम 5 से टेम्परेचर आ रहा है और टेम्परेचर प्रोसेस हुआ है। एनालाइज द डाटा कंटेन इन 2 बाइट्स। आ गई समझ के नहीं आई? आ गई सर। इसी तरह से वो ये कहता है कि जी सिस्टम रिसीव अ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 238 फ्रॉम रूम नंबर 4। रूम नंबर 4 किधर है, ये है, ये लो ये, ठीक है। अब जब रिसीव हो रहा है तो प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, जब रिसीव हुआ है प्रोसेस नहीं होगा तो ये बिट क्या होगी, 0 होगी। और इधर आपने इसके अंदर किसका बाइनरी लिखना है, आपने किसका बाइनरी लिखना है, ये ले, ठीक है। इधर आप किसका बाइनरी लिखते हो, ये ले, डन हो गया। क्लियर हो गया जी? बस दैट्स ऑल। चल मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया यार, अल्लाह हाफिज़ कर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।